नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ रोज की तरह हम हाजिर हैं। तो आज हम आपको आज की 7 गुड न्यूज बताएंगे। तो सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की करेंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया है और अब अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ऐसे में हमारी आज की पहली जो गुड न्यूज है वो है राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण 3000 करोड़ का दान। जी हां, आपको बता दें कि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए देश विदेश के भक्तों ने अब तक 3000 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया है। करीब 1500 करोड़ की लागत के साथ मंदिर निर्माण पूरा कर लिया गया है। अयोध्या की पावन भूमि पर एक बार फिर गूंज रहे हैं जय श्री राम के जयकारे। हर दिशा में फैली है भक्ति की वो आभा जो सदियों के इंतजार के बाद अब साकार रूप ले रही है। राम की नगरी में उनके भव्य मंदिर का निर्माण हो, यही राम भक्तों का सबसे बड़ा सपना था और अब वो सपना साकार होने की दहलीज पर है। लेकिन उससे पहले भक्तों ने भी अपने आराध्य के लिए खजाना खोल दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर निर्माण के लिए देश विदेश के भक्तों ने अब तक 3000 करोड़ से ज्यादा का दान दिया है, जिसमें से लगभग 1500 करोड़ रुपए अभी तक निर्माण कार्य में खर्च हो चुके हैं। आप सोचें कि श्रद्धालुओं ने 3000 करोड़ से ऊपर धनराशि दी। 1500 करोड़ रुपए अनुमानित बिल या तो आपस में भुगतान के लिए जोड़ लें कि जो बिल बन गया है भुगतान नहीं है, सब मिला करके 1500 करोड़ रुपए की बिलिंग हो गई है। देश और दुनिया के कोने कोने से आए राम भक्तों ने अपने हिस्से की श्रद्धा से इस दिव्य मंदिर की नींव मजबूत की है, उसे संजोया है और अब सदियों की प्रतीक्षा के बाद वो क्षण आ गया है जब भव्य मंदिर की ऊंचाइयों पर आस्था का ध्वज लहराने वाला है। क्योंकि राम नगरी में अब 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे और धर्म ध्वजा फहराएंगे, जो पूरे देश के लिए मंगल और आस्था का प्रतीक बनेगी। इसके साथ ही इस खास कार्यक्रम में राम मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों को भी विशेष निमंत्रण भेजा जाएगा। और अभी जब निमंत्रण पत्र की व्यवस्था की जा रही है तो कल एक यह समस्या आई और उसका निदान भी हो जाएगा। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाद में भी काफ़ी धनराशि से योगदान किया 2022 के बाद, तो यह था कि उनको तो आमंत्रित किया जाना चाहिए, उनको न छोड़ा जाए। यद्यपि समरसता की दृष्टि से 6000 से ऊपर लोग आमंत्रित किए जा रहे हैं, लेकिन अब उनको भी बुलाया जाएगा। अब वो क्षण आ गया है जिसका इंतजार हर राम भक्त ने सालों से किया था। अयोध्या का राम मंदिर अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। मुख्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ साथ परकोटे के 6 मंदिर पूरे हो चुके हैं। भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्य देव, देवी भगवती, देवी अन्नपूर्णा और शेषावतार के भव्य रूप में सुसज्जित हो चुके हैं। सप्तम मंडल के अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषाद राज, शबरी और माता अहिल्या के मंदिर भी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं। फिलहाल अयोध्या में भक्ति और उल्लास का माहौल है। धर्म, संस्कृति और सनातन आस्था के उजाले में अयोध्या एक बार फिर जगमगा रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, आस्था का जीवंत प्रतीक है। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में एक बार फिर से भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। इस बार मौका 14 कोसी परिक्रमा का है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं और पूरे भक्ति भाव के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। हमारी आज की जो अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा के लिए उमड़े श्रद्धालु। जी हां, आपको बता दें कि अयोध्या की सड़कों पर आज पूरे दिन जय श्री राम के जयकारे गूंजते रहे। मौका 14 कोसी परिक्रमा का है, लिहाजा कई राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। यहां श्रद्धालु 42 किलोमीटर लंबी 14 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। आज सुबह तड़के सरयू में स्नान करने के बाद श्रद्धालु परिक्रमा के पथ पर पैदल चल रहे हैं। आज अयोध्या में जोरदार बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की भक्ति पर विराम नहीं लगा। लोग प्लास्टिक की पन्नियों को सिर पर रखकर जय श्री राम के जयकारों के साथ नंगे पांव परिक्रमा पथ पर पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल कार्तिक महीने में अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा की परंपरा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 14 कोसी परिक्रमा अक्षय नवमी के दिन यानी कि आज 30 अक्टूबर तड़के 4:51 पर शुरू हुई और ये 31 अक्टूबर तड़के 4:40 तक चलेगी। वहीं पंचकोसी परिक्रमा देव उठानी एकादशी तिथि पर 1 नवंबर तड़के 4 बजे से शुरू होगी, जो 2 नवंबर रात 2:57 तक चलेगी। मान्यता है कि परिक्रमा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा को लेकर अयोध्या में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पूरे परिक्रमा मार्ग पर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। कहीं ना कहीं राम भक्ति दिख रही है और लोग हमारे पीछे हैं। लोगों ने जो है अपने सर पे जो है पन्नी डाल रखी है और भगवान श्री राम की जो आस्था है उसको कहीं ना कहीं दिखाते हुए, और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ आप देख रहे हैं। आप अगर हम कहेंगे तो आप दिखाएंगे अपने सहयोगी से कि आप इनके पैरों पे जरा दिखाइए कि इनके जो पैर हैं वो उनमें चप्पल नहीं है और जो है नंगे पाँव हैं वो इस धरती पर चल रहे हैं। भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ये धरती है अयोध्या, और ये 14 कोस की परिक्रमा है और ये सुबह 4 बजे से जो है शुरुआत हो गई है और जो इनका सैलाब है वो देखने को मिला। और अब बात ब्रिटेन के महाराजा के भक्ति की। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला लंदन के स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे। इस दौरान शाही दंपति ने मंदिर के स्वयंसेवकों से मुलाकात की और मंदिर के सेवा कार्यों की जानकारी ली। हमारी अगली और तीसरी गुड न्यूज यही है, स्वामीनारायण के दरबार में ब्रिटेन के महाराजा। मंदिर की 30वीं वर्षगांठ पर अपने परिवार के साथ पहुंचे किंग चार्ल्स का मंदिर में भव्य स्वागत किया गया। स्वामी नारायण का दरबार, मंदिर में मनमोहक प्रतिमा, आराध्य को स्वादिष्ट भोग और नन्हे बच्चों की आवाभगत। ये नजारा लंदन के श्री स्वामी नारायण मंदिर का है। जब यहाँ ब्रिटेन के राजा अपनी रानी के साथ पहुँचे तो किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला यहाँ भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। जैसे ही ये दोनों मंदिर में दाखिल हुए, पारंपरिक अंदाज से उनका स्वागत फूल मालाओं से किया गया। बच्चों ने जब किंग और क्वीन को नमस्ते किया तो बड़े ही आदर भाव के साथ उन्होंने बच्चों का अभिवादन स्वीकार किया। मंदिर की दीवारों पर शानदार नक्काशी और कला की वानगी श्रद्धालुओं को लंदन में भी भारतीय संस्कृति और विरासत का एहसास करा रही है। यही वजह है कि ब्रिटेन के राजा और रानी भी जब इस मंदिर में पहुंचे तो यहाँ की भव्यता के कायल नजर आए। खास मेहमानों के लिए मंदिर समिति के बच्चों ने पारंपरिक पोशाक में गीत गाकर माहौल को और भी दिव्य बना दिया। तो वहीं समारोह के आखिर में मंदिर समिति की ओर से किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया और मंदिर के नए प्रोजेक्ट का मॉडल भी विशेष मेहमानों ने देखा। 7 समंदर पार जब भारतीय संस्कृति और सनातन से जुड़ी ऐसी तस्वीरें आती हैं, तो हर भारतीय अपनी विरासत पर गौरव महसूस करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए अब बात करते हैं देश के सबसे खास पुष्कर मेले की। अजमेर के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आगाज हो गया है और यहाँ इस मेले का आनंद उठाने के लिए देश के साथ साथ बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है पुष्कर मेले में लोक संगीत पर थिरकते विदेशी मेहमान। जी हाँ, मेले के अलग अलग रंगों में विदेशी मेहमान तो सराबोर हैं ही, यहाँ पर बिकने वाले बेशकीमती पशु भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। हर तरफ उत्सव, उत्साह और उल्लास है। हर तरफ जश्न जोरदार है। ढोल नगाड़ों की थाप और लोक नृत्य की झूमती लय है। लोक संगीत की मधुर सरगम और राजस्थानी संस्कृति का अनोखा संगम है। राजस्थानी नृत्य गैर की झंकार है तो कहीं कालबेलिया और चक्री नृत्य की थिरकन ने देशी विदेशी श्रद्धालुओं को एक साथ झूमने पर मजबूर कर दिया है। ये हर्ष और उल्लास का माहौल राजस्थान के पुष्कर में चल रहे मेले का है, जहां वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ मेले का आगाज किया गया है। यहां एक साथ 101 नगाड़े एक साथ बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। मेले का आज औपचारिक उद्घाटन राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। पुष्कर मेले का माहौल अद्भुत है। स्थानीय लोग तो संस्कृति के रंगों में तो रंगे ही हैं। विदेशी मेहमान भी इस दिव्य माहौल में रंगे नजर आ रहे हैं। कंधे पर दुपट्टा, चेहरे पर मुस्कान और लोक संगीत का साज। हर साल अक्टूबर से नवंबर तक आयोजित होने वाला ये खास मेला राजस्थानी परंपरा और संस्कृति के रंगों के साथ एक से एक पशुओं के खरीद बिक्री के लिए भी जाना जाता है। यहाँ ऊंट की चाल में राजस्थान का गर्व है तो घोड़ों की टाप में शौर्य की गाथा और गायों की आंख में मातृत्व की करुणा। दरअसल पुष्कर मेला देश का सबसे बड़ा पशु मेला है, जिसमें हर साल श्रेष्ठ नस्ल के जानवरों की खरीद बिक्री होती है। इस साल भी अलग अलग राज्यों से बेहतरीन पशु मेले में आए हैं। इस मेले में पंजाब से आए मारवाड़ी नस्ल के शहबाज से मिली है, जो अब तक कई शो जीत चुका है, जिसकी लंबाई 65 इंच है और इसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है। डिमांड सर अभी वैसे इसको देने का अभी कोई विचार तो कम है, बट हमने 15 करोड़ रुपया इसका आस्किंग प्राइस रखा है और काफी अच्छी हमें ऑफर घर पे इसकी हुई भी है। लगभग 9 करोड़ रुपया ऑफर्ड है इसको। पर अब आगे एक बार इसके बच्चे बच्चियां कुछ स्टैंड हो जाएं, फिर देखते हैं क्या बने। मेले में साबरमती नस्ल के युवराज भैंसे की भी खूब धूम है, जो गंगानगर से पुष्कर मेले में अपना टशन दिखा रहा है। इसका वजन 800 किलो है और कीमत 35 लाख रुपए। अब जैसा वजन और कीमत है, डाइट भी वैसी ही होगी। और इसके डाइट के अंदर हम काजू बादाम, घी, दूध और खल, बिनोला और चने ये डाइट्स में देते हैं। मक्का देते हैं, चारा देते हैं हरा। मेले में एक से बढ़कर एक गाय भी देखने को मिल रही है, लेकिन चर्चा गाय के बछड़े की हो रही है, जो दक्षिण भारतीय नस्ल का है। एक समय ये नस्ल विलुप्त होने के कगार पर थी, लेकिन अब इसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। सबसे छोटी गाय मैंने इस बार प्रदर्शनी में 16 इंची की लगाई है, मेरे हाथ में है। ये भी 2 महीने की बच्ची है, 16 इंची की। और सबसे बड़ी बिच्छुर की 35 इंच, मतलब 3 फीट से भी 1 इंच छोटी। और क्या खासियत है, कहाँ? ये दक्षिण भारत की ब्रीडें हैं और अब विलुप्ति की कगार पे है, लेकिन अब संवर्धन में हम जैसे बहुत जने लगे हुए हैं, तो बस वहीं से कलेक्शन करके अब धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। राजस्थान का ये पुष्कर मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि एक जीवंत उत्सव है, जहां परंपरा, भक्ति और लोक जीवन आज भी उसी आत्मा के साथ सांस ले रहे हैं, जिसने सदियों से भारत की पहचान बनाई है। पुष्कर से दिनेश पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल ने वेट लिफ्टिंग में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। सोनिका यादव ने 7 महीने की प्रेगनेंसी में 145 किलो का वजन उठाकर इतिहास रच दिया। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज है वो है सोनिका ने बनाया प्रेगनेंसी में वेट लिफ्टिंग का रिकॉर्ड। जी हाँ, सोनिका ने जब वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया तो उनके परिवार वाले और
उनके होने वाले बच्चे की सेहत को लेकर काफी वो चिंतित थे, लेकिन डॉक्टरों की सलाह और हौसले से सोनिका ने प्रेगनेंसी के बावजूद पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल ने वो कर दिखाया है जिसे मजबूत इच्छा शक्ति वाली महिलाएं करने से पहले 1000 बार सोचेंगी। सोनिका ने वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पदक जीता। और खास बात यह है कि उन्होंने ये पदक 7 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान जीता है। सोनिका यादव ने आंध्र प्रदेश में 13 से 17 अक्टूबर के बीच आयोजित ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता में ये कारनामा किया। सोनिया ने 7 महीने की प्रेगनेंसी के बाद भी 145 किलो का वजन उठाकर इतिहास रच दिया। सोनिका ने 125 किलो के साथ स्क्वाट्स, 80 किलो की बेंच प्रेस और 145 किलो का डेडलिफ्ट उठाकर जब ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शुरुआत में सबको मेरी और बच्चे दोनों की बहुत चिंता थी, तो सबने मुझे कहा कि आप इससे बैकआउट कर सकते हो क्योंकि ये कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं है जो दोबारा कभी नहीं आएगी, ये हर साल आती है, आप अगले साल भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन फिर मैंने अपनी डॉक्टर से बात की, अपने कोच से बात की, तो उन सब ने मुझे कहा कि अपनी बॉडी के लिमिट्स के अंदर रहते हुए, उन्हें एक्सीड ना करते हुए अगर आप इस प्रतियोगिता में भाग लेते हो और सारी जितनी भी प्रिकॉशंस है उन्हें फॉलो करते हो तो आप इसमें भाग ले सकते हो। सोनिका वेट लिफ्टर रही हैं और उनका सपना पुलिस प्रतियोगिता में गोल्ड हासिल करने का था, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उनको लगा कि वो इस बार प्रेगनेंसी की वजह से अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगी। लेकिन उनके परिवार और विभाग के सहयोग ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। लास्ट ईयर भी मैंने सेम कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उस साल भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल ही था पिछले साल। लेकिन जब मैं वहां से लौटी थी तो मैंने सोचा था अब की बार मैं अपने मेडल का कलर बदल के गोल्ड करूंगी। लेकिन उसी बीच मुझे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, तो वैसे ही डिसाइड हो गया था कि हम सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि बॉडी को ज्यादा लिमिट को पुश ना करें। तो तैयारी सर मेरी इसकी पिछले साल से ही थी। नॉर्थ दिल्ली में कम्युनिटी पुलिसिंग सेल में बतौर कांस्टेबल तैनात सोनिका के मुताबिक लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों न हो, मजबूत इच्छा शक्ति से उसे हासिल किया जा सकता है। सोनिका की ये उपलब्धि वर्षों की मेहनत और खेल के प्रति उनके जुनून का प्रमाण है। पहले तो उन्होंने मना किया था, लेकिन उसके बाद फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जब मेडल आ गया तब वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं और मेरा परिवार सिर्फ इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ही तैयार थे, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस से या मेरी मेहनत से मुझे मेडल मिला। इसके लिए मेरा परिवार बहुत बहुत ज्यादा खुश है। सोनिका यादव ने यह साबित कर दिया है कि महिला शक्ति के आगे बड़ी से बड़ी चुनौती भी मामूली साबित होती है। 7 माह की गर्भवती होने के बावजूद सोनिका ने वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में न केवल भागीदारी की, बल्कि उसमें कांस्य पदक जीतकर पूरे देश की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और अब बात सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की। जी हाँ, अमेरिकी अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जल्द ही देश में अपनी सर्विस शुरू करने जा रही है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है स्टारलिंक की भारत में दस्तक, डेमो से शुरुआत। जी हाँ, भारत में इंटरनेट सर्विस का नया और आधुनिक दौर शुरू होने जा रहा है। मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड भारत में अपने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च की तैयारी में जुट गई है। मुंबई के चांदीवली इलाके में स्टारलिंक ने 1294 वर्ग फुट का ऑफिस स्पेस 5 साल के लिए 2.33 करोड़ के किराए पर लीज पर लिया है। खास बात यह है कि कंपनी ने यहां से टेक्निकल और सिक्योरिटी डेमो की शुरुआत कर दी है।
डेमो रन के दौरान कंपनी अपने हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क की क्षमता का परीक्षण करेगी। इस ट्रायल के जरिए स्टारलिंक भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी के नए दौर की शुरुआत का संकेत दे रही है। माना जा रहा है कि इस सेवा के लॉन्च होने के बाद देश के दूर दराज इलाकों में भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच सकेगा। ट्रायल के बाद भारत में स्टारलिंक की कमर्शियल लॉन्चिंग की रूपरेखा तय होने का अनुमान है। विशेषज्ञों के मुताबिक स्टारलिंक की एंट्री में से भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेक्टर में बड़ी प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो सकती है। इंटरनेट की दुनिया में भारत में अब एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड अपने पंख फैला रही है। मुंबई के चांदीवली इलाके में उन्होंने अपना भारत का पहला ऑफिस लिया है। हम इस वक्त उसी बूमरैंग बिल्डिंग के बाहर हैं, जहां पर एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने एक 1294 वर्ग फीट का ऑफिस 5 साल के लीज पर लिया है, जिसका किराया तकरीबन 2 करोड़ 33 लाख रुपए आका जा रहा है। भारत में ये स्टारलिंक की पहली आधिकारिक मौजूदगी मानी जा रही है। कंपनी ने आज मुंबई में 30 और 31 अक्टूबर को टेक्निकल और सिक्योरिटी डेमो आयोजित किया है। डेमो रन के दौरान जो कंपनी अपने हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क की क्षमता दिखाएगी। इस ट्रायल के जरिए स्टारलिंक भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी के नए दौर की शुरुआत के संकेत भी दे रही है। एलन मस्क की कंपनी की इस क्षेत्र में पदार्पण के बाद अब विशेषज्ञों के अनुसार भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेक्टर में बड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। अब देखना होगा कि सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करने का जो एलन मस्क का प्लान है भारत में, वो भविष्य में कितना सफल होता है। और अब श्रीनगर के मनमोहक मुगल गार्डन की, जो कि सर्द होते मौसम में सुनहरी खूबसूरती से जगमगा उठा। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। ठंड के मौसम में मुगल गार्डन की रौनक। जी हाँ, इन दिनों श्रीनगर के मुगल गार्डन की रौनक देखते ही बन रही है। यहाँ पतझड़ के सुनहरे मौसम में गार्डन की सुंदरता को 4 चांद लग गए हैं। इन दिनों श्रीनगर का प्रसिद्ध मुगल गार्डन, जिसे कभी मुगल बादशाहों ने अपने सुकून और सौंदर्य के लिए बनाया था, अब पतझड़ की सुनहरी छटा में एक जीवंत चित्रकला बन चुका है। देश भर से पर्यटक इन दिनों श्रीनगर पहुंच रहे हैं ताकि इस सुनहरे मौसम का जादू अपनी आंखों से महसूस कर सकें। यहाँ चिनार के लाल अंबर पत्ते सैलानियों को रोमांचित कर दे रहे हैं। यह जगह न केवल कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शा रही है, बल्कि पर्यटकों को मन की शांति और ताजगी का एहसास भी करा रही है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।